तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल्स। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल जैसा कि आप देख रहे हो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ए 1 kg ब्लॉक को एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई आफ्टर प्लेसिंग इट ऑन अ रफ सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे उसको प्लेस करके उसको 16 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई। और रफ सरफेस का आप देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू के, दैट इज 0.2, और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। इसमें क्लियरली लिख रखा है, तो आप जी को 10 लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी थोड़ी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय द रफ सरफेस। तो रफ सरफेस उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा जिसे हमें मार्क करना आता है और जिसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना हमने सीखा। उसके बाद पूछा उन्होंने कि उस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों बताएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड उसके बाद अगर वो रोक रहा है फ्रिक्शन उसको, तो टाइम टेकन बिफोर द स्टॉप। तो ब्लॉक जो है वो रुकने तक में कितना टाइम लेगा, जब हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की और वहाँ से लेकर रुकने तक में उसने कितना टाइम दिया। इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम बाद 0 हो जाती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ मैंने शो की है। इस पे दो फोर्स नॉर्मल और एमजी इस तरीके से लग रहे हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। इसलिए मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, इस केस में नॉर्मल जो होगा वो एमजी के बराबर होगा। मास इज 1 kg एंड जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, तो 1 × 10 इट विल बी 10। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन की वजह से या स्लाइडिंग की वजह से 1 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड होगी, पीछे की तरफ होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू के टाइम्स एन, हम सबको पता है। म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमें गिवन है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट ही कर लिया वैसे 10, तो 0.2 × 10 विल बी 2 न्यूटन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन, यानी कि इस ब्लॉक को पीछे की तरफ 2 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। तो अब ये इसका स्टार्ट इस तरफ हुआ है और इसको पुल किया जा रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, तो ये धीरे धीरे स्लो डाउन होगा और रुक जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सेलरेशन का। जब भी हमें ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम हमेशा F=ma की हेल्प यहाँ पे लेते हैं रिजिड बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन में भी। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, अच्छा मैंने काफ़ी जल्दी बोल दिया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिजिड बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम जब भी एक इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स यूज़ करते हैं, एक मास कांस्टेंट होने के लिए F= मास इंटू एक्सेलरेशन, जो सेकेंड लॉ से डिराइव होता है कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स का मास चेंज नहीं होता है तो आप सिंपली इक्वेशन यूज़ करते हो। फोर्स का रिलेशन जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए, तो फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है और दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही नेट एक्सेलरेशन होगा, या ऐसा भी कह सकते हो कि जिधर नेट एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स है। चलिए, तो फोर्स जो है वो मैंने बोला कि 2 न्यूटन का है, काइनेटिक फ्रिक्शन ही है और कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, देखो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन शो की है मैंने, इक्वल्स मास इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, जिससे वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें नहीं पता एक्सेलरेशन किधर है, तो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ से। देखो एक्सेलरेशन वेक्टर = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और डायरेक्शन ये की है। तो देखिए ये कांस्टेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ रहा है। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से सिचुएशन देखते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण हमें ये पता चल गया कि हम काइनेमेटिक्स को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, तीनों इक्वेशन और मोशन जो है वो भी यूज़ की जा सकती है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वो एप्लीकेबल होती है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े आराम से कि u जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है राइटवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूँ, ये मेरा कन्वेंशन हो जाएगा। इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा, देखो u की जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा क्योंकि फाइनली वो स्टॉप हो जाती है। तो v मुझे पता है, टाइम मुझे निकालना है, u मुझे पता है और a मुझे पता है। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन मैंने लगाई, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी, वो टाइम t हो जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड है, सब ऐसा यूनिट में इसलिए वैल्यू लिख रहा हूँ सिर्फ। और प्लस 16 लिखी है मैंने क्योंकि मैंने जो अज्यूम की है एक डायरेक्शन पॉजिटिव, या मैंने जो पॉजिटिव सेंस जिस डायरेक्शन को अज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में u है, तो मैं प्लस 16 लिखूंगा इसकी वैल्यू। प्लस एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, -2 इंटू टी, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस होती है, हमेशा ध्यान रखो। तो डायरेक्शन के साथ प्लेस होती है सब जी। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 2t को इधर लेके आए तो 2t इक्वल्स टू 16 रह जाता है और t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16/2 दैट इज 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड में वो ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। इसी के तरह के और भी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पे थोड़ा हाथ स्मूथ हो जाएगा और कमांड अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या गिवन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। एक ब्लॉक को बॉटम ऑफ द प्लेन से एक यू स्पीड प्रोवाइड की गई अलोंग द प्लेन, और प्लेन जो है या इंक्लाइन जो है वो 53 डिग्री एंगल पे है। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा, है ना। और रुक कर क्या होगा, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो वापस भी आएगा। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, जाके रुक भी रहा है और रुकने के बाद वापस भी आ रहा है। तो आपको क्या बताना है अभी के लिए कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जाने का टाइम इंक्लाइन पर, वहाँ पे रुकेगा, रुक कर वापस आएगा, तो वहाँ से वापस यहाँ तक बॉटम तक आने का टाइम, और ऊपर जाते हुए तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो पोस्ट करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर अपन इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे वैल्यूज दी रखी है, म्यू के इज 0.5, यू इज 10 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू आप हमेशा यहाँ पे 10, एक बार के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए और पोस्ट करके एक बार ट्राई कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, फोर्सेस को मेंशन किया है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg के मैंने दो कंपोनेंट ऑलरेडी कर दिए, mg cos थीटा, और अलोंग द प्लेन जो रहेगा वो रहेगा mg sin थीटा, अगर इंक्लाइन का एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डाउन द प्लेन रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा म्यू के टाइम्स एन, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होने की वजह से एन जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम एन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, एम जी कॉस थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के टाइम्स एन, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। ऐसा केस हमने पहले भी दे रखा है, तो डायरेक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। अब रही बात इसके एक्सेलरेशन की, तो ब्लॉक पे दोनों नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लग रहे हैं। एक जो है एम जी साइन थीटा का पुल आ रहा है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन का पुल आ रहा है। तो यही दोनों जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में जिधर नेट फोर्स है। तो मैं एफ इक्वल्स टू एम ए का यूज़ करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा दोनों मिला के इक्वल्स टू नेट फोर्स हो गया, और इक्वल्स टू मास, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेट एक्सेलरेशन। तो मैं मास का डिवाइड करूँगा, दोनों से मास कट जाएगा और एक्सेलरेशन जो आएगा वो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा आ जाएगा। जहाँ पे मैं जी कॉमन ले लेता हूँ तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बचेगा, जिससे रिजल्ट्स को आप याद भी रख सकते हो। नीट स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि स्पीड बनी रहेगी तो एग्ज़ाम में टाइम कम लगेगा। देखिए यहाँ से ही एक्सेलरेशन का रिजल्ट है
वो उसमें जी की वैल्यू 10 प्लेस कर दीजिए। साइन थीटा, थीटा इज 53 डिग्री, तो साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है। म्यू की वैल्यू जो होती है गिवन है 0.5, और कॉस थीटा की वैल्यू जो कॉस 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 3/5। ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बताया जाता है। चलिए इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये था हमारा बेसिक आइडिया इस टॉपिक को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर। अब जब हमें टाइम निकालना है तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो फिर से कांस्टेंट आया है, तो यहाँ पे हम फिर से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि वो फाइनली रुक जाएगा, तो रुकने तक का टाइम क्या होगा, रुकने पे वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन पीछे की साइड है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, तो बड़े ही आराम से वो कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। मैं ये कैलकुलेशन का पार्ट रब कर देता हूँ आपके लिए। चलिए इसको देखते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन जो बचा है वो सिर्फ इतना सा बचा है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बचा है, जिसमें एक ब्लॉक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है, और इसका एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फोर्सेस के थ्रू। दैट नेट एक्सेलरेशन इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन। तो मैंने एक्सेलरेशन भी मार्क कर दिया है, और मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर इक्वेशंस हैं तो मुझे प्लस माइनस साइन के साथ प्लेस करनी है। वन डायमेंशन के लिए हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हमें आई केप, जे केप और के केप यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मैंने एक इक्वेशन अप्लाई की टाइम निकालने के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, u प्लस 10 लिया है, प्लस एक्सेलरेशन माइनस 11 लिया है, और टाइम t निकालेंगे दैट इज 10/11 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आ जाएगा, 10/11 सेकेंड। इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम तक तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि स्पीड रुक जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद उसका मोशन डाउन द प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v जो है फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। 0 होने तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए आप एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैं फिर से -11 ही चूज़ कर रहा हूँ। और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट एक आएगा 50/11, और स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका डिस्टेंस भी होता है। तो डिस्टेंस आपके आगे 50/11 मीटर। तो जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये जब रुकेगा तब तक ये अलॉन्ग द इंक्लाइन 50/11 मीटर्स ट्रैवल कर चुका होगा, और यही डिस्टेंस वो नीचे आते हुए भी ट्रैवल करेगा 50/11। तो उसका टाइम भी हमें कैलकुलेट करना है, वो हम इसको रब करके फिर देखते हैं। चलिए तो फिर से हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, जब ये डाउन द इंक्लाइन आना शुरू होगा ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अच्छा, तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एफ के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन एम जी साइन थीटा अभी भी इसी डायरेक्शन में पुल करेगा। तो एम जी साइन थीटा तो पुल करेगा इस तरफ, और उसके अपोजिट पुल होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। अभी स्लाइड कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एम जी साइन थीटा जो है बड़ा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है एफ के से। तो सीधी सी बात है कि नेट एक्सेलरेशन सर किस तरफ होगा, मैंने कहा डाउन द इंक्लाइन, बिल्कुल ठीक बात है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन लगाते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद अब हम काइनेमेटिक्स से बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेट फोर्स क्या होगा, मैं कहूँगा कि सर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो वही रहेगी म्यू टाइम्स एन, और एन क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है एम जी कॉस थीटा से, तो एन और एम जी कॉस थीटा जो हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे बैलेंस। एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा के बराबर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नो फोर्स, एम जी साइन थीटा इधर, म्यू एम जी कॉस थीटा इधर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स आ जाएगा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मास का डिवाइड करेंगे, मास हट जाएगा, तो आएगा जी कॉमन आके जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा।
चलिए इसको भी आप याद रख लीजिए डाउन द इंक्लाइन के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करेगा इस बार, है ना। देखो एम जी साइन थीटा के अपोजिट वर्क करेगा थोड़ा, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो एक्सेलरेशन की, तो वो आती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन। प्लस ही आया साइन, देखिए प्लस आने का सिंपल से सेंस ये भी है कि हमने इस डायरेक्शन को, देखिए जिस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन माना है वो मेरी डायरेक्शन सही है। चलिए अब काइनेमेटिक्स का रोल प्ले करते हैं। एक्सेलरेशन 5 हो गया, डिस्टेंस और टाइम निकालना है, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से अपन डायग्राम रब करेंगे और इसको काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम बना के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम काइनेमेटिक्स अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है। मेरी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट रुक गया था, रुक के वापस शुरू हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ले ली। वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, वो बॉटम पर वापस अपनी पोजीशन पर आने तक के लिए 50/11 मीटर ट्रैवल करेगा। और इसमें इसको टाइम कितना लगेगा, अगर इसका एक्सेलरेशन कितना है, डाउन द इंक्लाइन 5 है, तो डाउन द इंक्लाइन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और इसी पे इक्वेशन लगा देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे भी इसकी कुछ स्पीड होगी जिससे हमें मतलब नहीं है, चलिए वो नहीं पूछी है। तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल रहेगा वो 50/11 रहेगा इसी डायरेक्शन में। u जो है वो 0 है, तो u इंटू टाइम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो 0 ही हो जाएगा वो। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, हाफ एक्सेलरेशन इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखो इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, तो 5 और t जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 50/11 यहाँ पे 5/2 आ जाएगा टी डी स्क्वायर, और टी डी का जो वैल्यू आएगा दैट इज √20/11 सेकेंड्स, राइट। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट आया √20/11। अब आपका होमवर्क ये है कि आप चेक करिए कि टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा है कि टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा है, मतलब जाने में, ऊपर जाकर रुकने में टाइम ज़्यादा लगा या रुक कर वापस अपनी पोजीशन में आने में टाइम ज़्यादा लगा। चलिए आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आपको समझ आया होगा अच्छे से और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, तो हमेशा ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलिए काइनेमेटिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ भी करना आना चाहिए यहाँ पे। चलिए तो एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे इस पे, फिर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपन उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें एक चेन दी गई है जो कि एक रफ सरफेस पे रखी गई है जिसका म्यू के 0.1 है। इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे पुल किया जा रहा है। ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल अप्लाई है। इसकी लेंथ 10 मीटर है और गिवन है कि पर यूनिट लेंथ जो इसका मास रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ जो रहेगा चेन का, दैट इज ½ kg पर मीटर, राइट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ चेन, चेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि चेन कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगी। यहाँ पे जो लेंथ मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, इस मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ चेन। दोनों बातें एक ही है, ध्यान रखिए, कोई भी वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो चलो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं अभी। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं, चेन दी हुई है। सबसे पहले तो इसके मास के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यूनिट लेंथ का मास आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 1/2 kg पर मीटर। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ kg लिखा है, तो उसको ठीक कर लेना, kg पर मीटर इसका यूनिट होगा ना, मास पर यूनिट लेंथ है ना। तो यूनिट लेंथ का मास अगर ½ kg है तो 10 मीटर लेंथ का कितना होगा, यूनिट लेंथ क्या होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर का ½ kg हो जाएगा, तो 10 मीटर का कितना हो जाएगा 5 kg। तो इस चेन का जो टोटल मास है वो 5 kg, और वेट फोर्स जो होता है वो टोटल मास इंटू जी एट द सेंटर अप्लाई होता है। तो इसके सेंटर पर मैंने क्या करा, एक वेट फोर्स अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड, और सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि इसको ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। तो क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल और वेट तो बैलेंस कर रहे हैं, तो नॉर्मल की वैल्यू जो हो जाएगी वो mg के बराबर हो जाएगी।
टोटल मास इज 5, जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, तो 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आने के बाद फ्रिक्शन भी बड़े आराम से आ जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, दैट इज म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू 0.1 है, एन की वैल्यू हमने निकाली 50, तो 5 न्यूटन आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 आ रही है, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 माइनस 5, दैट इज दिस डायरेक्शन में 45। तो F इक्वल्स टू एम ए लगा दीजिए, F आ गया 50 माइनस 5 नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इज 5, टोटल मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली जो नेट फोर्स जिधर बड़ा फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 45/5, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो चेन है वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस सरफेस पे मूव करेगी। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद। चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक गिवन है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा गया है, एम मास का ब्लॉक है, मास 5 kg गिवन है। इस पे एक हॉरिजॉन्टल एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज ऑफ 50 न्यूटन, और ये कहा जा रहा है कि इस रफ सरफेस पे ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन इज ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इन ब्लॉक्स और ग्राउंड के बीच में, इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, या फिर आप कह दीजिए कि ग्राउंड जो ब्लॉक पे अप्लाई करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्वेश्चन इसका ये है कि हमें म्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, म्यू के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, पोज करके ज़रूर आप ट्राई कीजिए एक बार। सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि ब्लॉक एम मास का यानी 5 kg का मैंने ब्लॉक बना लिया, 50 न्यूटन आगे की तरफ लग रहे हैं, पीछे की तरफ कोई कांस्टेंट फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, एफ के मैंने बना दिया, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन जो रहेगा वो 5 मैंने मेंशन किया राइटवर्ड, यानी कि नेट फोर्स जो है इन दोनों को मिला के राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन अप्लाई करने पे हमें ये पता चल रहा है कि नेट फोर्स जो रहेगा वो 50 माइनस एफ के रहेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज 5। सो यहाँ पे 25 बन रहा है और 50 यहाँ पे बन रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो आती है दैट इज 25 न्यूटन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार म्यू के टाइम्स एन करके ही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली जाए। एफ इक्वल्स टू हमें सभी फोर्सेस के लिए होल्ड होता है, तो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी नेट फोर्स निकाला जा सकता है और उसकी हेल्प से काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला जा सकता है। यही मेरा पर्पस था इस क्वेश्चन को करवाने का। चलिए अब यहाँ से हम म्यू के की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास 25 है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन होता ज़रूर यही है कि नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। म्यू के टाइम्स एन इक्वल्स टू 25, हियर वी नो इन वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो एम जी के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ कि ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और नीचे की तरफ एम जी, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स आपने देखे हैं तो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़ें। तो नॉर्मल की वैल्यू जो है एम जी वेट फोर्स के बराबर होगी। एम जी में जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के पर्पज से। मास इज 5 kg, तो टोटल जो है 50 होता है और मल्टीप्लाई में जब 50 होता है तो उधर जाके 25 के डिवाइड में चला जाएगा और म्यू की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, दैट इज 1/2, यू कैन ऑल्सो से इट टू बी 0.5। थैंक यू सो मच। ओके, सो today's further topic will be static friction. That much of enough example has been done by us on the kinetic friction, and now we are going to discuss the further concept of static friction. Then we'll do some more question on the static friction. Okay, thank you.